नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। इस देश में सबसे बड़ा अपराध है गरीब होना, कमज़ोर होना। ये सबसे बड़ा अपराध है। और ये एक धर्म में नहीं है कि आप हिंदू धर्म में हुए हैं तो आप गरीब हैं तो आपके लिए ही ऐसा हो रहा है। किसी भी धर्म जाति में आप पैदा हो जाएं, बस आप गरीब हो और कमज़ोर हो, ये आपके लिए काफ़ी है। जब निर्भया कांड हुआ था तो हमको लगा था कि अब बलात्कार जैसी घटनाएं पे अंकुश लगे, ख़त्म नहीं होंगी, अंकुश लगेगा। लेकिन अंकुश लगा क्या? सिर्फ सरकार चेंज हुई और जिस निर्भया कांड में जो धरने प्रदर्शन आंदोलन भाजपा ने किए थे, वो धरने प्रदर्शन लगा कि अब तो क्रांति आ गई है, अब जो है सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। कांग्रेस को भी क्या कहा जाए कि 30 साल से कोई सरकार थी ही नहीं, सेंटर में भी नहीं थी, और प्रदेश का भी अमूमन यही हाल था। और प्रदेश में भी सरकारी नज़र नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ भी हत्या, बलात्कार जैसी, लूट जैसी घटनाक्रम होती रहती थी, उन्मादी वातावरण बनते रहते थे। इनको हटाने के लिए हम लोग इस सत्ता को लेकर हमने सत्ता को चुना। हमने मोदी जी को चुना, हमने योगी जी को चुना। पर क्या इसलिए चुना कि हत्या और बलात्कार और लूट की घटनाओं में वृद्धि होगी? यहाँ से सवाल बनता है। जब निर्भया कांड हुआ था तो कानून बना, कानून तो बन गया, कानून तो पहले भी थे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सवाल ये होता है। वो अधिकारी कहाँ से लेके आएंगे हम? उन अधिकारियों को हम पावर कैसे देंगे? वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ होती हैं वो किस प्रकार से आचरण करती हैं, सब कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर। निर्भया कांड के बाद में उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाक्रम होते रहे। योगी जी की सरकार आई। योगी जी की सरकार के बाद तो लगता था कि जैसे बलात्कार में बाढ़ आ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बाल आयोग बनता है या महिला आयोग बनता है तो बलात्कार आयोग भी सरकार को बना ही देना चाहिए कि इतनी बलात्कार घटनाएं हो रही हैं तो त्वरित कार्रवाई शायद बलात्कार आयोग ही कर पाए। बलात्कार आयोग की डिमांड मेरे ख्याल से जायज़ है, होनी चाहिए। देखिए, लखीमपुर खीरी देख लीजिए, आप अमेठी से देख लीजिए, जहाँ से स्मृति ईरानी जी आती है, वहाँ से किस प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है। 2 महिलाएं तेल डाल के आग लगा लेती हैं। उस लड़की की आप चीख सुनिए, जिसको छेड़खानी लगातार उसके साथ हो रही थी, वो थाने जाती है और उसकी सुनवाई नहीं होती और वो भी आत्महत्या का प्रयास करती है और मारी जाती है। कई लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई और वो निराश होकर सिस्टम से पीड़ित होकर मारी गई। उसको अपराधियों ने नहीं मारा, उसको हमारे सिस्टम ने मारा है, उसको हमारी सरकारों ने मारा है। अब लेटेस्ट आपके सामने उदाहरण है हाथरस का। हाथरस की, इसको छोड़ दीजिए ये वाल्मीकि थी या पंडित थी या ठाकुर थी या करने वाले ठाकुर थे, इसको करने वाले सत्ता थी, इसको संरक्षण देने वाले सत्ता थी, सरकार थे, सरकार के नुमाइंदे थे, अधिकारी थे। क्यों नहीं उस लड़की की बात सुनी गई जब वो पीड़ित थाने पहुंची थी, या उसने अपनी बात कही थी, या उसने अपनी बात कहनी चाहिए? 8 दिन तक टहलाते रहे क्योंकि कमजोर थी, क्या करेंगे? सामने वाला आदमी दबंग था तो सुनवाई नहीं हुई, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। इसकी लंबी, ये सब आपको जानकारी पूरी है इस बात की। मैं इस पे ना आगे सीधा इस मुद्दे पे आता हूँ कि सरकार को अब क्या चाहिए था कि सरकार को तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को, उन पुलिसकर्मियों को तो सस्पेंड करना चाहिए, बल्कि टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि जघन्य हत्याकांड है ये। जघन्य रूप से एक मैसेज देना चाहिए कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपके खिलाफ हम इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। योगी जी से हम अपेक्षा करते हैं कि इनको सस्पेंड ना करें, इनकी 1 दिन की इंक्वायरी सेटअप करके इनको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कीजिए नौकरी से, जिससे कि इन अधिकारियों के अंदर खौफ पैदा हो। और अब देखिए, उसको ट्रीटमेंट देने वाले लोग जो होते हैं, जो यहाँ प्राथमिक ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, सबसे पहली। दूसरी मेरी डिमांड है, अब सरकार, अब देखिए अब क्या होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है ट्रीटमेंट के अभाव में, कभी सफदरगंज, कभी एम्स की, उसमें जद्दोजहद में परिवार लगा रहता है, आ जाता है, ठीक है, शव आ जाता है, नहीं बच पाती लड़की। दिमाग में सोचिए उस समय क्या चल रहा होगा उसके, क्या कितनी दुखी होगी वो, किसने उसके साथ रेप का प्रयास किया, किसने उसको गला दबाया, किसने उसको तोड़ा, किसने मारा, जीभ काटी, जो भी घटना। अब मृत्यु होने के बाद में कम से कम उसको मरने का तो सम्मानजनक अधिकार शासन को देना चाहिए था, पर सत्ता यहाँ पर भी अपना खेल खेलती है। ये अधिकारी, ये बेशरम अधिकारी यहाँ भी अपना खेल खेलते हैं। यहाँ भी वो जो है बिना परिवार की अनुमति के उस पवित्र देह का अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं। और आपने देखा होगा टीवी पर, मैंने भी देखा बहुत से चैनल्स पे, कि वो शायद वो कुछ तरल पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ है, उसको उस लकड़ी में डालते हैं। पता नहीं पेट्रोल था, डीजल था, क्या था वो। कोई हिंदू रीति रिवाज से तो ये प्रक्रिया हुई नहीं, परिवार की अनुमति से तो हुई नहीं। तो रात के अंधेरे में चोरों के जैसे आप चोरी छिपे बिना परिवार की अनुमति के शव का अंतिम क्रियाक्रम कर रहे हैं। क्या उसको मरने का भी अधिकार ठीक से नहीं दिया? उसका कम से कम इतना तो अधिकार देते भाई। अब उस बाप को, सब बेटी जो है सबसे ज़्यादा प्रेम अपने पिता को करती है, उस पिता को रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरी बेटी को देखने दीजिए। माँ चिल्ला रही है कि इसकी विदाई हमारे घर से होने दीजिए। भाई क्या किया आपने? ये पहले इसके साथ
बलात्कार होता है, उसके साथ में दरिंदगी होती है, उसके बाद दरिंदगी कौन करता है? सत्ता करती है, सत्ता के नुमाइंदे करते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, सवाल यहाँ से बनता है। यहाँ आज किसी जाति से मैं बात नहीं कर रहा कि वो ठाकुर थे या वाल्मीकि थे, कमज़ोर थे और पावरफुल लोग थे जो करने वाले थे। और हमेशा जो है, जो सबल होता है वो कमज़ोर को मार के ही जीता है। तो जो मार के जीने की जो मानसिकता, ये ख़त्म होनी चाहिए। उन अधिकारियों को लाना चाहिए आगे जो जिनका खौफ जनता में हो, सिस्टम में हो, उस सिस्टम को ठीक से चला सकें। जातीय धर्म की राजनीति को छोड़कर इस सिस्टम को ठीक कर लीजिए। आज हम बहुत दुखी हैं, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये हम चाहते हैं, यही डिमांड करते हैं। यही सवाल बनता है और यही सवाल बनना चाहिए और पूछना चाहिए अपने नेताओं से और कहना चाहिए। सवाल उठाते रहिए, सवाल उठाएंगे तो सत्ता जागेगी।